DVD. This is class 11th chapter for NEET, and if you are 11th in boards एंड और for NEET. दिस सिंपली हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो हमारा बायोलॉजी का चैप्टर है इसको हम एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे. एनसीईआरटी रीडिंग इस तरह होगा कि हर कोई चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे, तो किसी मैनी पार्ट्स के अंदर इसको शायद मैं डिवाइड कर पाऊँगा. तो आज थोड़ा पार्ट पढ़ते हैं, फिर अगली वीडियो में और कुछ आएगा, देखते हैं कितना हम कर पाएंगे इस पार्ट के अंदर कवर. तो स्टार्ट करते हैं. हमें पता स्टार्टिंग में बोला जा रहा है तो एनसीईआरटी से पढ़ रहे तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे. देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अवर बायोस्फीयर, सॉरी, ठीक है, कि हमारी जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर सिंपली पूरा अर्थ के अंदर जितनी भी चीज़ें आते हैं हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर जो है वाइड डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी आपको पता होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है. क्या देखने को मिले, वाइड डाइवर्सिटी के देखने को मिलती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की. कहाँ पर, हमारे बायोस्फीयर के अंदर. easy part है, ठीक है. Now a question that arises on mind is, are all living organisms made of the same chemicals, elements and compounds. तो बताया जाता है, हमारे दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आते हैं कि जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, क्या ये सेम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स या फिर हम बता सकते हैं केमिकल्स के बने हुए होते हैं. तो इसका आंसर यू हैव लर्न दैट इन केमिस्ट्री हाउ एलिमेंटल एनालिसिस परफॉर्म, कि हमें पता चलता है केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट हाउ एलिमेंटल एनालिसिस का पता आपको होना चाहिए क्या होता है एलिमेंटल एनालिसिस. देखिए मिसाल मेरे पास कोई कंपाउंड है, मैं डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करके उसके अंदर देखता हूँ ये जो कंपाउंड है ये किन चीज़ से बना है. जैसे मेरे पास वो HCl, मैं इसका केमिकल एनालिसिस करूँगा, मुझे पता है क्या चलेगा, H पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव का बना है. तो इसी को बोलते हैं केमिकल एनालिसिस, जो आपने पढ़ा हो केमिस्ट्री में, यही बता रहा है, ठीक है. इफ यू परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑन द प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और ए माइक्रोवेव पेस्ट, वी ऑब्टेन है लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स लाइक कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन एंड सेवरल अदर एंड देयर रेस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ अ लिविंग टिश्यू. तो यही बताता है कि अगर हम यही चीज़ किस पे करेंगे, हमारे प्लांट टिश्यू होगा, एनिमल टिश्यू या फिर कोई भी और है माइक्रोवेल पेस्ट हो गया, कि जो माइक्रोब्स है उसका हमने वो मैनी माइक्रोब्स को मिला के हमने पेस्ट प्रिपेयर किया, जो हम आगे देखेंगे कैसे होता है, ठीक है. तो हम आगे सारा देखेंगे, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसके अंदर देखेंगे. तो इन सारी चीज़ों की मदद से हम इनको अगर केमिकल एनालिसिस द्वारा परफॉर्म करेंगे तो हम देखेंगे वहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा और सेवरल अदर एलिमेंट्स उसके अंदर देखने को मिलेंगे. If the same analysis is performed on a piece of Earth's crust as an example of non-living matter, we obtain similar list. अब यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पर समझने की जरूरत ये चीज़ है. अगर मैं किसी लिविंग टिश्यू हो गया, मैं किसी प्लांट टिश्यू लूँगा या फिर मैं कोई एनिमल टिश्यू लूँगा, ठीक है. अगर प्लांट टिश्यू होगा या फिर कोई एनिमल टिश्यू होगा, अगर उनके अंदर मैं देखूंगा, ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ अच्छे से मतलब, कोई प्लांट टिश्यू हो गया या फिर कोई एनिमल टिश्यू हो गया या कोई माइक्रोबियल पेस्ट हो गया, ठीक है, उनका अगर मैं क्या करूँगा, उनका मैं केमिकल एनालिसिस करूँगा, उसके अंदर क्या मुझे उसके कंपाउंड्स मिलेंगे किस चीज़ के बने हुए. वहीं अगर मैं जो अर्थ क्रस्ट और सिंपली कोई भी नॉन लिविंग चीज़ अगर मैं लूँ, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग, क्या लूँगा मैं, नॉन लिविंग थिंग लूँगा. उस नॉन लिविंग थिंग के अंदर जो मेरे पास कंपाउंड्स मिलेंगे, मैं देखूँगा ये जो कंपाउंड्स है ये सेम है, मतलब सेम कंपाउंड्स के बने, उनके अंदर भी ऐसी कुछ कंपोनेंट्स को देखने को मिलेंगे, मतलब इससे कंपाउंड्स क्या है, बने हुए हैं. तो हमें यही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर हम केमिकल एनालिसिस करेंगे लिविंग और नॉन लिविंग का, तो वहाँ पर मुझे सारी ये चीज़ देखने को मिलेगा कि मुझे कंपाउंड सेम देखने को मिलेंगे, ठीक है. नॉन लिविंग थिंग्स वी ऑब्टेन अ सिमिलर लिस्ट. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टू. अब बताया जाए डिफरेंस, दो जो लिस्ट बने हमारे पास है वो हम अभी देखेंगे, बना इधर पे आगे होगा वो, कि उन दो लिस्ट में फिर डिफरेंस होगा क्या. In absolute term, no such difference could be made out. All the living elements in same of the Earth's crust are also present in the same sample of the living tissue. However, a close examination reveals that the relative abundance of the carbon, hydrogen with respect to other elements is higher in any living organism that in Earth's crust. तो यहाँ पर बताया जा रहा है हर कोई एलिमेंट जो प्रेजेंट है किसके अंदर, सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट है, वो भी प्रेजेंट है किसके अंदर, सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट है. लेकिन हाउएवर क्लोजर एग्जामिनेशन जब हम करते हैं, अच्छे से बारीकी तक देखते हैं, तो हमें पता चलती है ना, एक रिवील करता है कि रिलेटिव डिफरेंस या रिलेटिव एबिडेंस बता सकते, अबंडेंस ऑफ किसका, कार्बन और हाइड्रोजन. अभी हम देखेंगे ये एक्चुअली लिस्ट देखिए, वहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा होगा अर्थ से ये कंपाउंड कौन सा है, यहाँ पर लिखा होगा अर्थ क्रस्ट के अंदर और यहाँ पर लिखा होगा लिविंग टिश्यू के अंदर, ठीक है. तो वहाँ पर हम देखेंगे जो हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये किसके रेस्पेक्ट में, ये हमारे पास किसके रेस्पेक्ट में, जो हमारे अर्थ क्रस्ट उसके रेस्पेक्ट में क्या होता है, डिफरेंस देखने को मिलता है. क्या है कि कार्बन हाइड्रोजन क्या हो सकता है, अदर एलिमेंट्स हायर है एज कम्पेयर लिविंग देन इन अर्थ क्रस्ट, मतलब लिविंग के अंदर क्या है, उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अर्थ क्रस्ट. जैसे हम लेंगे ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन होगा वो ज़्यादा होगा इन द लिविंग टिश्यू एज कम्पेयर टू द अर्थ क्रस्ट. तो ये हम बता सकते हैं अर्थ क्रस्ट, ये एक एग्जाम्पल होगी, इस चीज़ से हम बता सकते हैं डिफरेंस, ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है. अब स्टार्ट करते हैं हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन. अब जो हमने एक केमिकल लिया है, अब बताते हैं, मतलब यहाँ पर हम बता सकते हैं कि हमने एक केमिकल कंपोजिशन प्रिपेयर करें किस तरह. कोई टिश्यू ले लिया, उसको ब्रेक कर दिया, उसको डिफरेंट प्रोसीजर में देखेंगे.
तो हमने केमिकल कंपोजिशन बनाया, केमिकल बनाया कंपोजिशन, अब उसका एनालिसिस करना है कि वो किन कंपाउंड्स का बना हुआ है, अब उसी को पढ़ना है, हाउ टू एनालाइज केमिकल एंड कंपोजिशन, एनालिसिस हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसी तरह हम ये भी बता सकते हैं कि जो हमारे जो लिविंग टिश्यू उनके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर, टू गेट आंसर वन हैज परफॉर्म ए केमिकल एनालिसिस। अब मेरे पास कोई भी टिश्यू मिसाल निकला मुझे, लिविंग टिश्यू, अब उसके अंदर कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके अंदर प्रेजेंट है, वो चीज़ पता करने के लिए मैं क्या करता हूँ सर, मैं करता हूँ केमिकल एनालिसिस। क्या करता हूँ, केमिकल एनालिसिस में परफॉर्म करता हूँ, ताकि पता चले मुझे कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इस टिश्यू, लिविंग टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है। We can take any living tissue, a vegetable or a piece of liver extra and grind it in a trichloroacetic acid using a mortar and pestle। तो इसको मैं अभी चार्ट की फॉर्म में दिखाऊंगा आपको। अभी हम मतलब इस चीज़ों में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, अब किस तरह परफॉर्म किया जाएगा, कौन, ये याद रहा, मैं क्या बताऊँ, केमिकल एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं, केमिकल एनालिसिस पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं किस तरह हम कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड बोला जाता है, आप कैसे करोगे, हम एक क्या लेंगे, लिविंग टिश्यू। अब ये लिविंग टिश्यू क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा, हम एक क्या करेंगे, हम लेंगे एक लिविंग टिश्यू, सही है ना, एक सेकंड, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लिविंग टिश्यू लेंगे जो होगा वेजिटेबल और ए पीस ऑफ लिवर एंड ग्राइंड इट इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड यूजिंग ए मोर्टार एंड पेस्टल। तो क्या बताया जा रहा है, आप क्या करो, एक लिविंग टिश्यू ले लो। सपोज मैंने ये जो लिविंग टिश्यू है, आप समझ लो कोई भी लिविंग टिश्यू मैंने लिया, लिविंग टिश्यू हो सकता है कोई वेजिटेबल, जो वेजिटेबल है उसका मैंने एक टिश्यू ले लिया, वेजिटेबल से पीस से काट लिया, उसके अंदर यूज़ कर दिया, या फिर जो ह्यूमन का लिवर होता है उसमें से कोई पीस ले लिया, एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ मैंने यहाँ पर ले लिया। आप उस वेजिटेबल या लिवर को क्या मैंने कर दिया, उसको मैंने ग्राइंड करवाया इनमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड क्या होता है, जो हमारा एसिटिक एसिड हो रहा है CH3COOH, उसको रिएक्ट करवाया जाता है Cl3 के साथ, तो वहाँ से में निकलता है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है Cl3CCOOH या COOH, उसका फॉर्मूला होता है CCOOH, उसका फॉर्मूला, इसको क्या हम बोलते हैं, ट्राइक्लोरो एसिड, जो आपको दिया भी यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इसको कैसे याद रखें, बस जो यहाँ पर CH3 है यहाँ पर Cl3 लिख दो, ठीक है, बाकी तो थोड़ा होगा कार्बन में, अलग बात है, ठीक है। CH3COH को जब हम Cl3 से करेंगे ये, तो हमारे पास ट्राइक्लोरो एसिटिक बन जाएगा, Cl3 डबल बॉन्ड Cl3CCOOH होगा हमारे पास, ठीक है। यूजिंग ए मोर्टार एंड पेस्टल। अब ये मोर्टार क्या होता है, इस तरह आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, मोर्टार। इसमें क्या करूँगा, इस वेजिटेबल पीस को या लिवर पीस को मैंने यहाँ पर इसके अंदर डाल दिया, सपोज ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, और साथ में मैंने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड भी इसके अंदर मैंने को डालना है, तो ये मैंने ट्राइक्लोरो एसिटिक बना दी, इस तरह पेस्ट एक बना दिया, और यहाँ पर क्या करूँगा, इसको हम पिस्टल बोलते हैं, जिससे मैं क्या करूँगा, इसको ग्राइंड करूँगा, इसको पीसूँगा, इस तरह जैसे आप पेस्ट प्रिपेयर करते होंगे ना घर पे, जब हम क्या करते हैं, कोई हम बनाना चाहते चटनी बनाते, तो इसी तरह यहाँ पर प्रिपेयर की, तो यहाँ पर जो पेस्ट मुझे मिलेगा, इस पेस्ट को क्या बोलता हूँ, इसको मैं क्या बोलता हूँ, स्लरी बोलता हूँ, एक थिक स्लरी ऑब्टेन, इसको क्या बोलूँगा, स्लरी बोलूँगा। हमारे पास ऑब्टेन, इसको क्या बोलूँगा, स्लरी ऑब्टेन हुआ है। इफ वी आर टू स्ट्रेन दिस थ्रू अ चीज क्लॉथ और अ कॉटन, वी कुड ऑब्टेन टू फ्रैक्शंस। अब मैं क्या बताता हूँ सर, तो स्टेप वन के अंदर इस तरह समझ सकते हो, स्टेप वन के अंदर मैंने वेजिटेबल या फिर लिवर ले लिया, उस वेजिटेबल या लिवर को क्या मैंने क्या कर दिया, ट्राइक्लो एसिटिक तो मुझे बना था वहाँ से, उसका आपको कोई इशू नहीं है, तो मैंने क्या किया, एक मेरा मोर्टार लिया, इसको क्या बोलता हूँ मैं, मोर्टार, और उसको क्या बोलूँगा मैं, पिस्टल। इसके अंदर आधे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मोर्टार पिस्टल है तो है क्या, ठीक है, इसको मैं लिया और फिर एक स्लरी प्रिपेयर कर दिया। अब ये जो स्लरी है, अब सेकंड मेथड, अब सेकंड जो प्रोसीजर हम बता सकते, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, सेकंड जो होगा चीज़, फर्स्ट हम स्टेप ये था, सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप ये चीज़ होगा, इसको मैं यहाँ पर इरेज कर लेता हूँ। आप देखो, जो सेकंड स्टेप होता है उसके अंदर क्या किया जाता है, ये जो स्लरी मेरे पास प्रिपेयर हुआ, इस स्लरी को क्या करता हूँ मैं, ये रहा मेरा एक बीकर, इसके ऊपर एक क्लॉथ एक रखा जाता है, फिल्ट्रेट हम बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, चीज़ क्लॉथ, क्या बोलते हैं, CHE, चीज़ क्लॉथ और कॉटन, या फिर चीज़ क्लॉथ या फिर कॉटन रखा जाता है, जिसमें क्या किया, ये जो स्लरी मैंने प्रिपेयर किया, इसको मैं इससे पास करवाता हूँ। जब मैं इससे इसको पास करवाता हूँ, तो मुझे दो चीज़ें देखने को, सही बात है सर, एक तो ऊपर कुछ मटेरियल रहेगा, ये सपोज करो ये मेरे पास कुछ मटेरियल ऊपर रहा, ये मेरे पास मटेरियल क्या रहा, जिसका मटेरियल विटामिन ऊपर, ये जो ऊपर रह गया, और कुछ मटेरियल जो है वो क्या रहेगा, नीचे जाएगा, क्योंकि आधी चीज़ें सॉल्युबल होंगी ना, जो चीज़ क्लॉथ से भी पास होके भी जाएंगे, सही बात है ना, ये तो आपको पता ही होगा। अब
क्या बताया जा रहा है यहाँ से हाईलाइट स्टार्ट करके यहाँ से इंपॉर्टेंट वन इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट और मोर टेक्निकली द एसिड सॉल्युबल पूल एंड सेकंड द रिटेंटेट और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। देखिए फर्स्ट जो चीज ऊपर रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल होता है। तो इस इनसॉल्युबल को हम क्या बोलते हैं, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। ठीक, क्या बोलते हैं एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, या फिर इसको क्या बोलते हैं रिटेंटेट, रिटेंटेट। और दूसरा जो क्या हुआ समझ थोड़ा कर दिए दिमाग को जोर। हाँ सर, दूसरा ऐसा हुआ जो क्या है सॉल्युबल है, सॉल्युबल है। ठीक है, सॉल्युबल स्पेलिंग भूल गया, जो क्या है सॉल्युबल है। जो सॉल्युबल हो तो इसको हम क्या बोलते हैं फिल्ट्रेट, ये फिल्टर आउट हुआ, दैट्स इसको हम क्या बोलते हैं फिल्ट्रेट भी बोला जाता है। सेकंड, फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं फिल्ट्रेट और मोर टेक्निकली द एसिड सॉल्युबल, और सेकंड को हम क्या बोलते हैं एसिड इनसॉल्युबल, इसको बोलेंगे एसिड इनसॉल्युबल और इसको बोलेंगे फिल्ट्रेट, इसको बोलेंगे रिटेंट, इसको बोलेंगे फिल्ट्रेट। Scientists have found thousands of organic compounds in the acid soluble pool। अब बताया जा रही है कि एसिड soluble pool है, इसके अंदर कंपाउंड क्या मिले साइंटिस्ट को, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या मिले थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके अंदर क्या किया साइंटिस्ट ने ऑब्टेन किए। तो इन हायर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट हाउ टू एनालाइज, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, so in higher classes you will learn about how to analyze a living tissue sample and identify a particular organic compound। ये तो समझने की जरूरत नहीं है, तो आपको पता है समझ नहीं होगा। ठीक है, तो जो ज़्यादा नहीं है उसके अंदर वो जरूरी नहीं समझाना होता है, वो चीज़ होता है जो इम्पोर्टेंट है। It will suffice to say here that one extracts the compound that subject the contrast to various separation techniques till one has separated a compound from all other compounds. In other words, one isolates and purifies a compound. Analytical technique when applied to a compound uses an idea of the molecular formula and probability structure of the compound. All the carbon compounds that we get from the living tissue can be called as biomolecules। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं हाईलाइट करूँगा। सही है, ये डेफिनेशन यहाँ पे ऑब्टेन की। तो क्या बताया जाए, जब आप हायर क्लास में जाओगे तो आप उधर पढ़ोगे कि हाउ टू एनालाइज अ लिविंग टिश्यू सैंपल एंड आइडेंटिफाई पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह आप क्या कर एनालाइज कर पाओगे। ठीक है, और जब आप बड़े क्लास में जैसे ग्रेजुएशन कर रहे होंगे केमिस्ट्री के अंदर, या फिर कोई बायोमोलिकुल्स कुछ ऐसे ही पता कुछ भी पढ़ रहे होंगे ना, तो हायर क्लास के वहाँ पर आप देखोगे। It will suffice to say here that one extracts the compounds then subjects to contrast to various separation techniques। तो हम क्या करते हैं कंपाउंड्स को निकालते हैं टिश्यू से, उसके बाद क्या करते हैं वेरियस सेपरेशन टेक्निक्स परफॉर्म करते हैं, ताकि क्या करें कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स उनको सेपरेट आउट कर सके। वेरियस सेपरेशन टेक्निक्स टिल वन हैज सेपरेटेड अ कंपाउंड फ्रॉम ऑल अदर कंपाउंड्स, ताकि एक कंपाउंड को बाकी सारे कंपाउंड्स, एक टिश्यू मेरे पास है सपोर्ट, इसके अंदर एक कंपाउंड मैंने ऑब्टेन किया, इस एक कंपाउंड के अंदर भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, तो उनको मैं क्या करता हूँ डिफरेंट सेपरेशन सेपरेशन टेक्निक्स की मदद से उनको क्या कर रहा हूँ सेपरेट आउट करता हूँ, सेपरेट आउट करता हूँ, उनको क्या मैं सेपरेट आउट करता हूँ। ठीक है, एनालिटिकल टेक्निक्स व्हेन अप्लाई टू द कंपाउंड, या फिर मतलब इन अदर वर्ड्स, हाँ वन आइसोलेट्स एंड प्यूरिफाइज द कंपाउंड, सिंपली एक आइसोलेट करता है निकालता है कंपाउंड को, और उसके बाद क्या करता है उसको प्यूरिफाई करने की कोशिश करता है, मतलब उससे उसको उससे इम्प्योरिटी अलग निकालता है, जो कंपाउंड निकालना होगा उसको निकालता है। ठीक है, एनालिटिकल टेक्निक्स व्हेन वी अप्लाई टू, ठीक है कहाँ पर, हाँ so analytic techniques when applied to the compound given as idea of the molecular formula and the probability structure of compound। जब ये एनालिटिकल मेथड जब अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या बताते हैं, हमें बताते हैं कि जो कंपाउंड है उसका केमिकल फार्मूला क्या है, या फिर हम बताते हैं मोलिकुलर फार्मूला उसका क्या है, एंड द प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर उस कंपाउंड का क्या होगा। ठीक है, अब इतना तो यहाँ से यहाँ तक ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, इसको आप छोड़ ही सकते हो, मुझे मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, लेकिन स्टिल आप पढ़ के भरोसा क्या है कि ये भी यहीं से क्वेश्चन डाल दिया भाई बताओ, सेपरेट कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, सो ये वाली डेफिनेशन याद रखें, ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू आर कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स। तो यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, इस डेफिनेशन समझना है आपको, कि जो भी कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स है डेराइव फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको बोला जाता है बायोमोलिक्यूल। ऐसे कंपाउंड्स जो हम कहाँ से डेराइव करते हैं, लिविंग टिश्यू से, याद है कहाँ से, लिविंग टिश्यू, नॉन की बात नहीं, लिविंग टिश्यू, और इसके अंदर क्या होता है कार्बन प्रेजेंट होता है। ऐसे कंपाउंड्स को या फिर ऐसे टिश्यूज फ्रॉम टिश्यूज, ऐसे कार्बन कंपाउंड्स को, ऐसे कार्बन कंपाउंड्स को मैं क्या बोलता हूँ, ऐसे कार्बन कंपाउंड्स को मैं बायोमोलिक्यूल्स बोलता हूँ। ठीक है, सो ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट यू गेट फ्रॉम अ लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स।
However, however, living organisms have also got inorganic elements and compound in them. अब देखिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग टिश्यू है ना, अब उसके अंदर ये तो जरूरी नहीं है बस ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होगा, कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है। आप इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल देखेंगे, ऑर्गेनिक का भी अभी देखेंगे, आप समझ जाओगे। इनऑर्गेनिक का हुआ जैसे H2O हो गया हमारे पास, पोटेशियम हो गया, इसी तरह बहुत सारे, ये तो पता है आपको, ये चीज़ हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लिविंग हो गया, नॉन लिविंग भी हो, उसके अंदर भी हो सकता है प्रेजेंट, ठीक है। तो यही बता रहे कि जरूरी नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिक, इसके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, उसके अंदर ऑर्गेनिक के अंदर बस इनऑर्गेनिक भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ये तो सही है, तो आपको पता भी है। हाउ डू वी नो दिस? A slightly different but destructive experiment has to be done. अब इस चीज़ को पता करने के लिए एक अलग ही मेथड परफॉर्म किया जाता है। सही बात है। उससे पहले मैं एक बात बताऊंगा, जो हमने इससे पहले जो मेथड देखा ये वाला, इसको हम बोलते हैं ये वाला मेथड। सही, इसको मैं ऐसे बड़ा करके बताऊंगा, ये वाला जो मेथड हमने देखा, इस मेथड को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ग्राइंडिंग मेथड। ये पता होना चाहिए, भरोसा उतरा गया कि ग्राइंडिंग मेथड से क्या होता है। ऐसे इंसोले में निकलते वो निकलता है, आपको पता ही नहीं होगा ग्राइंडिंग होता क्या, तो दिक्कत आ सकती है, ठीक है। वन हीट्स a small amount of a living tissue and dry it. All the water evaporates. The remaining material gives dry weight. Now, if the tissue is fully burned, all the carbon compounds are oxidized to gaseous form, CO2, water vapor, and are removed. What is remaining is called ash. इसको पहले लिखता हूँ, व्हाट इज रिमेनिंग उसको क्या बोलते हैं हम, ऐश बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर बताया, इस चीज़ को समझना, मैंने बताया सेकंड मेथड जो है जिसकी वजह से हम देख पाएंगे, या फिर हम बता जिसकी वजह से हम क्या कर पाएंगे, जो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको देख पाएंगे कि कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेरे पास है, प्रेजेंट है किसके अंदर एक लिविंग टिश्यू के अंदर। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं ऐश एनालिसिस, ठीक है। ये क्या दी, अब इस ऐश एनालिसिस में क्या किया जाता है, फ्रेश लिविंग सैंपल लिया जाता है। सपोज हम बोलते हैं वेट वेट लिया जाता है, कोई भी वेट वेट लिया जाता है। वेट वेट का मतलब है फ्रेश सैंपल, से क्या बोलेंगे, फ्रेश सैंपल। अभी किस चीज़ का फ्रेश सैंपल लिया जाता है सर, ये लिया जाता है किसका, हाँ, बता सकते कोई भी लीफ ले लिया, ठीक है, कोई भी लीफ ले लिया। अब इस लीफ को क्या किया जाए, उसको ड्राई किया जाए। ड्राई से क्या होता है, ये इवेपरेट हो जाता है, वेपरेशन हो जाता है, जहाँ से क्या होता है जो H2O है वो क्या करता है, निकल जाता है भाई हवा। अब उधर पे जो चीज़ बचा, वो क्या बचा, वो हमारे पास ड्राई वेट बचा। वेट हम बस कोई भी लीफ लेंगे, इसलिए मैं ड्राई वेट यूज़ कर, वेट हो सकता कुछ भी, लीफ लेना हो, कोई फ्लावर का पार्ट ले लो, ठीक। आप उस ड्राई वेट को क्या करता हूँ मैं, अच्छे से समझना। अभी जो ड्राई वेट यहाँ पर पड़ी थी, फुली बर्न, क्या लिखा है, फुली बर्न, मैं इसलिए आपको अंडरलाइन करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि इसको हमने ऐश को फिर किया गया। नाउ इट टिश्यू इज फुली बर्न। अब क्या, मैंने इसको जला दिया, जैसे ही मैंने जला दिया, खुद ही सोचिए जो इसके अंदर होते क्या, जो इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, अगर आपने पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री के अंदर, जैसे वो क्या होते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब बर्न करते हैं, मैंने कंबशन परफॉर्म किया, तो यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और साथ में H2O मिलेगा। ये क्या होंगे, ये रीज आउट हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में जाएगा, वाटर भी हमारा रीज आउट इन द फॉर्म वाटर वेपर जाएगा। अब उधर पे बचा क्या, तो मैंने क्या बोला, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होती है, यहाँ पर लिखा भी है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। ऑल द कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्म, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एंड आर रिमूव। तो ये पॉइंट समझना है। और उधर पे जो कंपाउंड बचा उसको बोलते हैं ऐश। अब इस ऐश के अंदर क्या है, इस ऐश के अंदर प्रेजेंट हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या कंपाउंड्स आर प्रेजेंट। इस ऐश के अंदर क्या हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या प्रेजेंट है। बड़ा इजी क्वेश्चन, मतलब सही चल रहा है, इतना मुश्किल भी नहीं है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट, तो यही चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पर ऐश एनालिसिस को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर इस तरह लिखूंगा कि ऐश एनालिसिस की बी पार्ट क्या हमने कि ऐश एनालिसिस को बोला जाता है। तो दिस ऐश कंटेन्स दिस ऐश कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ऐसे कैल्शियम के देखिए, कैल्शियम सी है, मैग्नीशियम Mg है, क्या इनके अंदर कार्बन आपको दिख रहा है कहीं, नहीं सर, कार्बन तो नहीं दिख रहा है। ये चीज़ें हमें ऑब्टेन होते हैं जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐश के अंदर देखते हैं। कौन कौन सा होता है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। इनऑर्गेनिक
Inorganic compounds like sulfate, phosphate, etc. are also seen in the acid soluble fraction. भाई सर ये कहाँ पहुँच गया, ये कहाँ हो गया, बवाल हो गया, क्या चल रहा है देखा। इस एनसीईआरटी में चीज दिक्कत देखने को मिलती है। पहले यहाँ तक आप देखिए, जो ऐश है वो कंटेन करता है इनऑर्गेनिक में, जैसे हो गया कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट। अब यहाँ से दूसरा बता सकते हैं, जो पहले हम पढ़ रहे थे ना वो ग्रीनिंग मेथड, वो उसका स्टार्ट हो गया देयरफॉर। कहाँ था मैं, हाँ। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट, फॉस्फेट आर आल्सो सीन एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। जो हमें एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन यहाँ पर देखिए, एक हमें इनसॉल्युबल निकला था और दूसरा हमें यहाँ पर क्या मिला था, सॉल्युबल। इस सॉल्युबल के अंदर बताया जाता है ये एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन है। यहाँ पर इनऑर्गेनिक कौन कौन से मिलते हैं हमारे पास, सल्फेट्स हो गया, फॉस्फेट्स हो गया, यहाँ पर लिखा भी है देखो, सल्फेट्स हो गया, फॉस्फेट एक्स्ट्रा यहाँ पर मिलते हैं। Therefore, chemical analysis gives elemental composition of the living tissue in the form of hydrogen, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन ऐसा। तो हमें बताइए कि एलिमेंटल एनालिसिस हम करते हैं, वो हमें क्या देता है, वो हमें बताता है एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, कार्बन हो गया, ऐसा। वाइल एनालिसिस फॉर कंपाउंड गिव्स एन आइडिया ऑफ द काइंड ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स। वेयर एज अगर हम बताएंगे जो हमारे पास एनालिसिस फॉर कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड उसका अगर हम एनालिसिस करते हैं, वो क्या हमें देता है, हमें आइडिया देता है द काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से प्रेजेंट है, ठीक है, सही है, ठीक है। तो और एक बार इस चीज को समझते हैं, देयर एलिमेंट एलिमेंट एलिमेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट आपने ले लिया, ठीक है, उसका एनालाइज करके उसके अंदर गिव्स एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन, कोई भी कंपाउंड, कोई भी टिश्यू इसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, वो एलिमेंटल एनालिसिस में बताता है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा किसका, वेयर अगर इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, तो ये कौन सा था, ये इसको एलिमेंट एनालिसिस बताऊंगा। वहीं अगर मैं बात करूंगा टिश्यू इन द हाइड्रोजन वाइल एनालिसिस फॉर कंपाउंड, अगर मैं एनालिसिस फॉर कंपाउंड की बात करूँ, ये हमें आइडिया बताता है ऑफ द काइंड ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट। जैसे हमने देखा ऐश एनालिसिस हो गया, सॉरी ऐश एनालिसिस हमने देख लिया, और हमने कौन सा देख लिया सर, और कौन सा देखा, और हमने ऐश एनालिसिस के साथ देख लिया वो ग्रीनिंग मेथड दोनों की वजह से हम क्या करते हैं, एक कंपाउंड लेते हैं, इस कंपाउंड के अंदर हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कौन सा प्रेजेंट है प्लस इनऑर्गेनिक कौन सा प्रेजेंट है भाई, ठीक है, सही है, चंगा है, अच्छी से। चलो सही बात है, ठीक है। ओके, गिव्स एन आइडिया, इस चीज का आइडिया देता। प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू कितनी क्या इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या प्रेजेंट टिश्यू लिविंग टिश्यू। फॉर ए केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप लाइक एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड एक्स्ट्रा, but for a biological point of view we shall classify them into an amino acid, nucleotide bases, fatty acids एक्स्ट्रा। तो बताया जा रहा है अगर हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या बताते हैं, वो एक इंसान जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास जो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कॉमा एरोमेटिक कंपाउंड्स हम बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, ये हमारे क्या होंगे केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स्ट्रा, ये हमारे पास क्या होंगे, तो हम क्या बोलते हैं केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से वन कैन आइडेंटिफाई फंक्शन ग्रुप्स लाइक एल्डिहाइड, कीटोन, इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बायोलॉजिकल व्यू की बात करूँ, बायोलॉजिकल व्यू से मैं देखूंगा सर, वी शैल क्लासिफाई देम इनटू अमाइन, हम किस में इसको क्लासिफाई करते हैं, अमाइनो एसिड, वी शैल क्लासिफाई देम इनटू अमाइनो एसिड हो गया, न्यूक्लियोटाइड बेस हो गया, न्यूक्लियोटाइड बेसिस हो गया, कॉमा फैटी एसिड्स हो गया एक्स्ट्रा, इसके अंदर सब क्या करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलता है, ओके भाई। सो मुझे लगता है कि आपको यहाँ से यहाँ तक तो सही समझ आ गया होगा, ठीक है। अब करेंगे क्या, जब मैं अगला वीडियो डालूंगा इसका, जब मैं वन शॉट डालूंगा आपको इन द फॉर्म हम बता सकते हैं एरो, कॉम एरोस इस तरह लिखूंगा, वीट हो गया एरो, ऐश एनालिसिस, उसके अंदर ड्राई हो गया, फिर उसको कर दिया यहाँ से ऑक्सीडेशन हो गया, तो इस तरह बनाऊंगा मैं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो बताया जा रहा है अगर हम किस हिसाब से देखेंगे, अगर हम बायोलॉजी तो हम किस में क्लासिफाई करते हैं, अमाइनो एसिड हो गया, न्यूक्लियोटाइड बेस हो गया, और फैटी टिश्यू एसिड एक्स्ट्रा, वो देखिए आगे होते होते क्या है। अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं हम, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम आगे चलकर, और साथ में फैटी एसिड, वो भी किसके अंदर, इसी चैप्टर के अंदर, दैट इज द बायोमोलिक्यूल, ओके।
देखते कहाँ तक पूछते हैं। आज तो मुझे लगता है यहाँ तक पढ़ेंगे हम, ये तो पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे। अमाइनो एसिड और अब देखिए हमने कर दिया, अब क्या नया पोर्शन स्टार्ट, दैट इज द अमाइनो एसिड्स। क्या कर दिया हमने यहाँ से अमाइनो एसिड्स को, मैं चीज़ हाईलाइट कर लेता हूँ। यस, चंगा चंगा चंगा, आप पढ़ दिया मैंने। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमाइनो, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको हाईलाइट स्टार्ट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमाइनो and an acidic group are substituents on the same carbon, i.e. the alpha carbon, and they are called alpha amino acids। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, इसको समझते हैं, नहीं आया होगा समझ वो भी मुझे पता है। तो मैंने क्या लिखा उसको मैं समझा देता हूँ। मैंने बताया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एंड क्या, अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप होता क्या है, अमाइनो ग्रुप तो आपको पता होना चाहिए ना। अमाइनो ग्रुप होता है NH2। तो क्या मैं लिखूंगा अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप इज सर NH2। अमाइनो ग्रुप क्या, NH2 अमाइनो ग्रुप है। एंड एसिडिक ग्रुप, अब एसिडिक ग्रुप क्या होता है सर, ये चीज पता होना तब जाके समझ नहीं आएगा, ऐसे तब वरना से समझ नहीं आएगा। एसिडिक ग्रुप होता है, एसिडिक ग्रुप क्या होता है सर, COOH। अगर ये दो चीज आपको समझ आ गई, अमाइनो ग्रुप होता है ये और एसिडिक ग्रुप, ये चीज खत्म है। बचा क्या उधर पे, ग्रुप containing an amino group and an acidic group as substituents on the same carbon, i.e. alpha carbon, hence they are called alpha amino acids। सपोज मेरे पास CHHHH, ये क्या मेरे पास है, मीथेन, CH4, इसको क्या बोलता हूँ, मीथेन। यहाँ से एक और चीज मैं डिराइव करूंगा जो नीट में क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसको क्या बोलूंगा, मीथेन बोलूंगा सर। आप इस मीथेन के अंदर आप क्या देखते हैं सर, 4 हाइड्रोजन, और इस कार्बन का बोलता हूँ मैं अल्फा कार्बन। अगर नहीं पता है तो याद रख दो, एक जो कार्बन जो होता है, इस कार्बन इधर एक ही कार्बन और किसी कार्बन के साथ अटैच नहीं है, तो इस कार्बन को क्या बोलूंगा सर, इसको मैं बोलूंगा अल्फा कार्बन। क्या बोलूंगा, अल्फा कार्बन बोलूंगा। और चारों साइड से क्या हाइड्रोजन है। अब मैं करता क्या हूँ सर, मैं बताता हूँ। जो वे वाला कार्बन है इसको मैं रिप्लेस करता हूँ बाय एमाइन ग्रुप, अमाइनो ग्रुप सॉरी, दैट इज NH2। और ये वाला जो है इसको मैं रिप्लेस करता हूँ, ये वाला कार्बन, ये वाला तो कर, ये वाला इसको करता हूँ COH ग्रुप से, दैट इज एसिड ग्रुप से करता हूँ। और इस हाइड्रोजन को मुझे एज इट इज रखना है। और यहाँ पर जो हो सकता है ना, यहाँ पर R ग्रुप हो सकता है, यहाँ पर कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है। ग्रुप एक वेरिएबल ग्रुप, ये हमारे पास क्या, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल ग्रुप है, वेरिएबल ग्रुप। आपको समझ आ गया। मैंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया दैट मीथेन, इसके अंदर क्या कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन तो है ही, तो हो गया ऑर्गेनिक, ठीक है, और हाइड्रोजन प्रेजेंट ही है। अब मैंने इसको क्या कर दिया, याद रख दो। मैंने बोला सर मैंने ये वाला और ये वाला एक कार्बन की जगह, हाइड्रोजन की जगह एक जगह पे अमाइन लगा दिया, और एक जगह पे मेरा COH ग्रुप लगा दिया, अमाइन ग्रुप लगा दी, और एक जगह पे COH ग्रुप लगा दिया मैंने, और एक हाइड्रोजन को वहीं पर रख दिया। और साथ में यहाँ पर जो एक ग्रुप है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है CH3 भी, यहाँ पर हाइड्रोजन भी हो सकता है, यहाँ पर CH2OH भी हो सकता है, एक्स्ट्रा यहाँ पर कोई भी ग्रुप अलग हो सकता है। मतलब ये वेरिएबल ग्रुप है, इसको आप बता नहीं सकते कौन सा, कोई भी हो सकता है। एक ही बेस पे हमारे अमाइन एसिड डिफरेंट होते हैं, क्या होते हैं, डिफरेंट होती है, ये डिटरमाइन करता है डाइवर्सिटी, ठीक है, ये डाइवर्सिटी कॉज करता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो मैंने क्या था, सो दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। देखिए भाई, ये यही मैं एक्चुअली बोलना चाहता था यहाँ पर, कि सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होते हैं, ये क्या होता है, दीज आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, मीथेन 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 मीथेन। इस चीज़ को एक बार पढ़ लीजिए, 4 बार सुन लीजिए, दीज आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, ये वाला पॉइंट, ठीक है, 1000 बार समझ लिए। दीज आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन सर, दीज आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, मतलब जो मीथेन है ये सब्स्टिट्यूट, उसके अंदर जो एलिमेंट, जो उसके अंदर जो बाकी हाइड्रोजन वगैरह एलिमेंट उनको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। इस चीज को लेट्स डू इरेज। So there are 4 substituted groups occupying the 4 valency position. These are हाइड्रोजन हो गया, कार्बोक्सी ग्रुप हो गया, इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिल ग्रुप। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप, ये तो आपको पता ही होगा। अमाइनो ग्रुप जो मैंने लिख दिया, ठीक, एसिड ग्रुप है, कार्बन एक नीचे का था, ठीक है। एंड ए वेरिएबल ग्रुप डेजिग्नेटेड एज आर, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सर वेरिएबल ग्रुप। ये क्या हो सकता है सर, ये चीज़ों में कोई भी हो सकता है, या तो एक्स्ट्रा भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। CH3 जो होती है हाइड्रोजन भी वापस हो सकता है और डिफरेंट हो सकता है,
बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप देयर आर मैनी अमाइनो एसिड, जो मैंने बताया ये डिटरमाइन करते हैं हाउएवर दोज व्हिच ओकर इन प्रोटीन आर ओनली ऑफ 20 टाइप्स। आपको क्या बता रहे हैं, ये चीज भी अच्छा खासा पॉइंट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताता है जो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स के अंदर वो ओनली क्या है 20 टाइप्स ही है। आपको पता होना चाहिए जो हमारा एक प्रोटीन होता है वो किन का बना हुआ, आगे भी देखेंगे। अभी हम देखेंगे जब अमाइनो एसिड मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो हमारा प्रोटीन बनाता है। तो यहाँ पर यही बताता है जो हमारा एक प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन होता है हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन होता है। ये जिन अमाइनो एसिड का बना होता है ये बस 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड का बना होता है, 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड का बना होता है। ये पॉइंट याद रख लेना। ये आ सकता है कि प्रोटीन जो है कितने टाइप्स के अमाइनो एसिड का बना है, ओनली 20 टाइप्स का बना है। सो द आर ग्रुप in these proteinaceous amino acid could be a hydrogen amino acid called glycine and methyl group called alanine, hydroxymethyl called serine। मैंने बता दिया। It can be a what it can be a what hydrogen, उसको क्या बोलते हैं ग्लाइसिन। इट कैन बी a क्या मिथाइल ग्रुप, सही, उसको क्या बोलूंगा एलिनिन। इट कैन बी हाइड्रोक्सी ग्रुप, उसको क्या बोलूंगा CH2OH, ठीक है, ये एक्स्ट्रा। उसको क्या बोलूंगा सर, उसको मैं सीरीन बोलूंगा। अब इस चीज़ को कैसे याद रखना है, ठीक है। तो मैंने क्या बता दिया, तीनों का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करिए, बना के तो ड्रॉ करेंगे ताकि याद आए। तो ऐसे याद रखना है GAS गैस, जी से हो गया ग्लाइसिन, जी से क्या हो गया ग्लाइसिन हो गया, हाँ ग्लाइसिन। ये ग्लाइसिन के अंदर क्या हम करते हैं कार्बन CH3H और COH, ये तो सही है। आर बस चेंज करना है, यहाँ पर आर की जगह क्या आ जाएगा हाइड्रोजन आ गया। ग्लाइसिन के बाद है एलेनिन, जो एलेनिन है COOH, यहाँ पर होगा CH3 और यहाँ पर H, यहाँ पर क्या आएगा CH, यहाँ पर मुझे NH2 लिखना है, सही पी पे हो जाता है, कोई बोला भी करो कैसे बोलोगे यार, ये गलती हो जाए, अपनी बोला में अनपढ़ हो गया, गलती हो जाती है। यहाँ पर क्या आएगा CH3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर आएगा CH3। तो इस कंपाउंड को क्या बोलूंगा मैं, इसको मैं बोलूंगा ग्लाइसिन, क्यों यहाँ पर सर हाइड्रोजन है, और उसको मैं बोलूंगा एलानिन, क्यों सर यहाँ पर CH3 है। इसी तरह मैं बोलूंगा तीसरा और एक कंपाउंड में यहाँ पर लूंगा, ठीक है यार, ये खबर कहाँ चला जाता है। मैं चाहता हूँ एक्चुअली यहीं पर मैं इन तीनों कंपाउंड को दिखाऊँ, दैट्स व्हाई थोड़ा ये करता हूँ, को मैं थोड़ा यहाँ पर नहीं, अब सही लग रहा है, सही लग रहा है, टॉपर पेन और चीज। अब मैं थर्ड कंपाउंड होगा CCOOH और यहाँ पर लूंगा NH2, लेकिन यहाँ पर हाइड्रो और यहाँ पर लूंगा CH2OH। तो इस कंपाउंड को क्या बोलता हूँ, देखिए मैं कहा लिपिड से फिनिश किया, ये रहा, हाँ could be a hydrogen जिसको बोलते हैं अमाइनो एसिड इज कॉल्ड ग्लाइसिन एंड मिथाइल ग्रुप एलेनिन, हाइड्रोक्सी मिथाइल इज कॉल्ड सेरीन। अब हाइड्रोक्सी मिथाइल क्या होता है, वो तो मसले का CH2OH को क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सी मिथाइल बोलते हैं, हाइड्रोक्सी मिथाइल और CH2OH। अब क्या मैंने याद बोला GAS याद रखना, गैस हो गया ग्लाइसिन, एलेनिन, ऐसे हो गया सीरीन, इसके अंदर H ग्रुप CH3 और इसके अंदर CH2OH। इतना ये खास नहीं है कुछ इसके अंदर और कुछ बस। 3 of the 20 आर शोइंग फिगर 9.1। चलो भाई ये देखिए यही है ना, यही मैंने भी बनाया है ना, यहाँ पर इनको थोड़ा एनालाइज करते हैं। जो ग्लाइसिन है, एलेनिन है और सेरीन है सॉरी, ठीक है। यहाँ पर देखिए COH तीनों में, NH2 तीनों में, हाइड्रोजन तीनों में। डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, दिस आर ग्रुप, ये जो आर ग्रुप है ये क्या कर रहा है डिफर, ये क्या कर रहे हैं डिफर कर रहा है। इधर पे क्या H होगा ग्लाइसिन, CH3 होगा एलेनिन, CH2OH होगा सेरीन, मतलब हाइड्रोक्सी मीथेन, हाइड्रोक्सी मिथाइल सॉरी, ठीक है हाइड्रोक्सी मिथाइल, ओके बोलिए। 20 the chemical and physical properties of amines are essential of the amino are essential of the amino carboxyl and R functional group। so मैंने गलत स्टेटमेंट पढ़ा, शायद कंफ्यूजन। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर एसेंशियली ऑफ एमाइनो कार्बोक्सिली एंड द फंक्शनल ग्रुप आर। तो यहाँ पर बताता है जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है किसकी, तेरी जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे एक एमाइनो एसिड की है वो कौन डिटरमाइन करता है, वो करता है NH2 हो गया, COOH हो गया एंड द R ग्रुप, दैट इज द वेरिएबल ग्रुप,
दिख नहीं रहा है, दिख रहा क्या? और द वेरिएबल ग्रुप ये सारी चीज़ें क्या ये डिटरमाइन करते हैं। मैंने क्या बताया सर, एक तो COOH हो गया, NH2 ग्रुप हो गया एंड द वेरिएबल ग्रुप दैट आर, ये सारे क्या डिटरमाइन करते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन करते हैं। सर किस चीज़ की केमिकल फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं? एक अमीनो एसिड की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, यही जो है डिटरमाइन करते हैं। Based on the number of amino and carbohydrates there are, these are acidic, glutamic acid। तो प्रॉपर्टीज के बेस हमने क्या किया, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमीनो एसिड कार्बोहाइड्रेट दीज आर एसिड, इसको ग्लूटामिक एसिड हो गया, या तो ये बेसिक जो लाइसिन हो गया, एंड न्यूट्रल जिसको वैलिन हो गया अमीनो एसिड। सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक हो गया, जिसके अंदर आ जाए टायरोसिन, फिनाइलएलानाइन, ट्रिप्टोफैन आ गया। ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड, ये बाद में देखिए। तो मैंने क्या बताया, तो इस चीज़ को मैं थोड़ा मतलब ब्रॉड चीज़ में दिखाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ये निकालूंगा, क्या बोलते इसको, स्लाइड निकालता। तो मैं क्या बोल रहा था, तो हम देख रहे थे अब क्या हम करेंगे, यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन करें, तो मैं यहाँ पर करूँगा थोड़ा क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन थोड़ा इधर पे करेंगे, तो मैंने यहाँ पे स्लाइड ओपन किया, ठीक है। अच्छा यार, मेरे यहाँ से देखना है ना, मेरे को कलर चेंज करना क्या। सो ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ NH2 एंड COH ग्रुप, या फिर COH अमाइनो एसिड्स में भी, अमाइनो एसिड क्या हो सकते हैं, में भी क्या हो सकते हैं अमाइनो एसिड। फर्स्ट हम बताते हैं इसका क्लासिफिकेशन, दे में भी व्हाट एसिडिक, दे में भी व्हाट बेसिक, और दे में भी न्यूट्रल। अभी तो इतना क्लासिफाई कर रहे हैं हम, ठीक है। दे में व्हाट न्यूट्रल, इसको क्या कर, ओके दे में भी व्हाट, दे में व्हाट न्यूट्रल। अब एसिडिक क्या, मैंने एसिड क्या होता है, जब हमारे पास COH, क्या याद है, एसिड एसिड एसिड, जिसके अंदर COH क्या होता है, एडिशनल एडिशनल प्रेजेंट होता है, एडिशनल प्रेजेंट होते हैं, मतलब COH ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, PRESENT ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अंदर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ग्लूटामिक एसिड हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया, और हमारे पास एस्पार्टिक एसिड हो गया। ये याद रख देना, जो मैं एग्जाम्पल यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ, दीज आर इंपॉर्टेंट, इनका जिक्र आगे किया जाता है, बट यहाँ रखना यहाँ पर। ग्लूटामिक एसिड हो गया, एस्पार्टिक एसिड हो गया, एस्पार्टिक एसिड हो गया, सही। अब बेसिक का मतलब होता है जहाँ पर NH2 ज़्यादा प्रेजेंट हो, किसके अंदर, कंपाउंड्स के अंदर। इसके अंदर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है लाइसिन एंड वैलिन, दीज आर टू बेसिक एग्जाम्पल इसके होते हैं। उसके बाद होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल के अंदर क्या होता है, COH एंड NH2 जो होता है, वो क्या होता है, सेम प्रेजेंट होता है, किसमें, नंबर में उनका क्या होता है, सेम होता है, सेम नंबर होता है। दीज आर प्रेजेंट इन सेम नंबर के अंदर ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं सर। इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाते हैं, इसके अंदर आ जाता है एलिनीन आ जाता है, एलिनीन आ जाता है, ALE, ठीक है। वैलिन आ जाता है, सीरीन, ल्यूसीन, आइसो ल्यूसीन हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल जो आपको याद रहे। यहाँ पर क्या बोला बोला, लाइसिन एंड वैलिन, नंबर पे होता है एलिनीन हो गया, वैलिन हो गया, वैलिन 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 सॉल्ट। यहाँ पर मैंने एक चीज़ गलत कर दिया, यहाँ पर था सॉरी कोई सॉल्वर, यहाँ पर था लाइसिन, और क्या था, और था आर्जिनिन, ठीक है, आर्जिनिन था यहाँ पर, ओके अब सही चला। यहाँ पर लाइसिन और आर्जिनिन था, यहाँ पर था वैलिन, एलिनिन, सेरीन होगा, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, ये सारे इसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं। तो इतना ही था जो हमें यहाँ पर पढ़ना था इसके बारे में, कि जो अमाइन एसिड क्लास इंटू एसिड्स होते हैं, बेस न्यूट्रल हो गए, एसिड्स के अंदर COH ज़्यादा प्रेजेंट होगी, इसके अंदर अमाइन ग्रुप ज़्यादा, इसके अंदर दोनों की नंबर सेम होती है। इसके अंदर एग्जाम्पल है ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, और ई याद रखो, ठीक। इसके अंदर लाइसिन होता है, आर्जिनिन आ जाता है, इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाता है एलिनिन, वैलिन, सीरीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, सही है। हम तो क्लोज अप कर लेते हैं। A particular property of amino acid, the ionizable nature of NH2 and COH groups.
तो देखिए होता क्या है, मैंने एक अमाइनो एसिड ले लिया। सपोज मैंने एक अमाइनो एसिड ले लिया। अमाइनो एसिड क्या है? CH, COH, NH, NH, NH2H। यहाँ पर सपोज H ही मैंने, ये कौन सा याद करो सर, ग्लाइसिन सर, ग्लाइसिन मैंने लिया। क्या मैंने लिया सर? ग्लाइसिन लिया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एसिडिक मीडियम में डाल, खुद ही सोचिए एसिडिक मीडियम के अंदर होगा क्या, उसके अंदर एच पॉजिटिव आयन होंगे। तो एच पॉजिटिव आयन जब होंगे वो कहाँ जाएंगे सर? वो इधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो कंपाउंड बनेगा हमारे पास CH, COOH, NH3 पॉजिटिव, H एन बना रहे हैं सर बॉन्ड, H3 पॉजिटिव, लिखता हूँ इस तरफ, NH इस तरह बनेगा। तो ये जो चीज़ बनेगी, ये क्या बनेगा? ये हमारे पास बनेगा एसिडिक मीडियम के अंदर। वहीं अगर मैं कहाँ पर देखूंगा, मैं देखूंगा बेसिक मीडियम। कहाँ पर देखूंगा? बेसिक एसिडिक मीडियम। यहाँ पर देखिए क्या है? एसिडिक मीडियम। कंपाउंड के अंदर कंपाउंड यहाँ पर चेंज हो जाता है एसिडिक मीडियम के अंदर। अब मैं क्या लेता हूँ, अब मैं और एक चीज़ क्या करता हूँ, मैं बेसिक मीडियम लेता हूँ। बेसिक मीडियम के अंदर क्या होगा? CH, COOH, अभी मैं नया NH2 ले रहा हूँ, नया कंपाउंड ले रहा हूँ। और यहाँ पर क्या है? इधर क्या होंगे? OH नेगेटिव आयन होंगे, तो यहाँ पर इसके साथ मिलकर H2 बन जाए और यहाँ पर COO नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कंपाउंड क्या बन जाएगा? COO नेगेटिव, वो जो बन रहा है। अब बोला जाता है ये होता है न्यूट्रल स्टेट। जब एसिड और बेसिक कंसंट्रेशन सेम होती है, वहाँ पर OH भी होंगे और H पॉजिटिव भी होंगे। तो H यहाँ पर जाएगा और H इसके साथ मिलकर वाटर फॉर्म करेगा। तो ये इसको बोलते हैं जिविटर आयनिक फॉर्म, जिविटर आयनिक फॉर्म बोलते हैं। फार्म, जिविटर फार्म। सही है। तो इसी चीज़ को, ये चीज़ जो है अच्छे से पढ़ के जाना है आपको, कि जो हमारे दिखाते कुछ एनालिसिस नेचर ऑफ एनालिसिस सोल्यूशन विद पीएच स्ट्रक्चर ऑफ। देखिए डिफरेंट पीएच होगा, जब एसिडिक पीएच रखेंगे, बेसिक पीएच रखेंगे, वो रखेंगे न्यूट्रल, न्यूट्रल मीडियम एसिडिक मीडियम के अंदर, और इसके मीडियम के अंदर वो न्यूट्रल मीडियम के अंदर, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम एंड न्यूट्रल मीडियम के अंदर रखेंगे। तो इसको क्या बोलते, इस चीज़ को बोलते हैं जिविटर आयोनिक, आयोनिक फॉर्म, या फिर उसको बोलते हैं जिविटर आयोन, जिविटर आयोन। ये क्या होता है? एसिड के अंदर चेंज होता है और बेसिक मीडियम के अंदर चेंज दिखाता है। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से लिपिड्स हमारा स्टार्ट होता है। क्या होता है? लिपिड स्टार्ट होता है। अब उसको पढ़ने से पहले मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें बताऊंगा किस अमीनो एसिड के ही बारे में, ताकि क्या हो, आगे उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो वो क्या पॉइंट्स है, वो मैं काम में करता हूँ। इसको स्लाइड को थोड़ा यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूँ, जो मेरे पास अमीनो एसिड्स हैं, जो अमीनो एसिड्स हैं वो लिंक्ड होते हैं बाय, लिंक टुगेदर। ये आपस में लिंक्ड होते हैं, मतलब आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो बाय व्हाट? पेप्टाइड बॉन्ड। वो भी हम देखेंगे कैसा होता है पेप्टाइड बॉन्ड से आपसे जुड़े होते हैं। कैसे? एम सी एच एच, NH2 बना रहा हूँ तो यहाँ पर H होगा और यहाँ पर H होगा। सही बात है? सही समझ नहीं आ रहा है? काम करें इसको और एक बार लिख के देखते हैं। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये N है तो इसके दो होंगे, H ऊपर और H नीचे एक बनाऊंगा मैं। और एक कार्बन है, मैं समझ ग्लाइसिन ले रहा हूँ तो H होगा, COH, और यहाँ पर क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि आपको पता होगा ना बॉन्ड कैसे बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ पर साइड में लिखा हुआ ये ना। सही सही सही। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर और एक अमाइनो एसिड ले रहा हूँ, सेम अमाइनो एसिड H, C डबल बॉन्ड O, OH। OH ले रहा हूँ और यहाँ पर H, H।
अब होता क्या है यहाँ पर जो हमारा OH और H है, ये आपस में मिलकर यहाँ पर क्या करते हैं, H2O को रिलीज आउट होता है। क्या होता है, रिलीज आउट होता है, और यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है। कैसे बनेगा, सी सी डबल बॉन्ड हो एच NH2। अब NH2 इसी तरह लिखूंगा, H हो गया NHCHHCO। COOH। तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड बनाया, इस बॉन्ड को मैं सर बोलता हूँ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलता हूँ मैं, पॉलीपेप्टाइड। तो द बॉन्ड इज नोन एज, दिस बॉन्ड इज नोन एज, जो कार्बन और इसके बीच में बना, इसको क्या बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलता हूँ, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसको पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, हाँ हाँ, इसको क्या बोला जाता है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बोला जाता है। अगर आपको किसी ने बोला चलो ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड डिफाइन करके, तो आप बोल पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड इज बेसिकली द बॉन्ड between NH2 group of one amino acid and COOH group of another amino acid। तो उसको क्या बोलूँगा सर, उसको बोलता हूँ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बोलता हूँ। विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर लिख देता हूँ ये भी, विद एलिमिनेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पर एलिमिनेशन, इसका क्या होता है, यहाँ पर लिख लेता हूँ एलिमिनेशन। तो इस पॉइंट को यहाँ पर मैं करता हूँ स्टार रख के रखता हूँ, ताकि याद पड़े दिस में इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपको नहीं दिया एनसीईआरटी, तो दिया एक जगह दिया होगा, तो यहाँ पर मैंने इसको पहले ही पढ़ाया था कि मैंने से समझ लिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लिपिड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इतना चैप्टर पढ़ा है, अच्छा खासा पढ़ा चैप्टर। अब हम काम करते हैं लिपिड, क्योंकि अभी तक हमें इतना, ये इसमें इतना कम ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पढ़ लेते हैं, उसको ध्यान देके पढ़ लेते हैं। वैसे तो कम टाइम लगता है पर्सन पढ़ाता। तो लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। अब नए कंपाउंड्स लिपिड्स की बात करते हैं। ये जो लिपिड्स हैं इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, ये सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, ये भी याद रखना। दे कुड बी सिंपली फैटी एसिड्स। A fatty acid has a carboxyl group attached to the R। ठीक है, R group। तो हमने क्या बताया, जो लिपिड्स पहला पॉइंट बताया, ये क्या, वाटर इनसॉल्युबल, वाटर के अंदर सॉल्युबल इनसॉल्युबल है। दे कुड बी सिंपली फैटी, ये क्या हो सकते हैं, लिपिड्स क्या हो सकते हैं, ये है तो सिंपली फैटी एसिड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, इस चीज को यहाँ पर हाईलाइट करते हैं। दे कुड बी द आर, मैं कहाँ पूछा, हाँ, दे कुड बी सिंपली फैटी एसिड्स, फैटी, ये कुछ सिंपली क्या हो सकते हैं, फैटी एसिड्स हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम, हाँ, पहले फैटी एसिड के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, कैन बी फैटी एसिड्स हो सकते हैं। ठीक है, दे कुड बी सिंपली फैटी एसिड्स। अ फैटी एसिड हैज अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू द आर ग्रुप। एक फैटी एसिड क्या होता है, उसको कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जुड़ा, कहाँ पर, उसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है, कहाँ पर, यह पढ़िए अच्छे से, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज अटैच्ड टू आर ग्रुप। आर ग्रुप की जगह पे क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है। यहाँ पर फैटी एसिड कहीं बना के होगा, हाँ, ये हमारे पास आर ग्रुप है। इस आर ग्रुप के साथ जुड़ा क्या, हमारा COH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारे पास जुड़ा है, मतलब RCOH। इसको हम इस RCOH को क्या बोलता हूँ मैं, इसी RCOH को मैं बोलता हूँ सिंपली फैटी एसिड। सिंपली एसिड RCOOH होता है। इधर मैं लिख लेता हूँ आर सिंपली फैटी एसिड, और COH, ये हमने लिख किया। ओके, कार्बन से अटैच कर, द आर ग्रुप कुड बी मिथाइल CH3 भी हो सकता है, CH2H5 भी हो सकता है। कौन, हमारा आर ग्रुप, मैं आर ग्रुप की बात कर रहा हूँ, नॉट दिस COH। यहाँ पर भी, यहाँ पर आर ग्रुप क्या है, CH3 CH2 14 टाइम्स। यहाँ पर क्या बताया जाता है, ये आर ग्रुप क्या हो सकता है, ये हमारा आर ग्रुप में, ये हमारे पास जो आर ग्रुप है, ये हमारा मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, और हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स हो सकता है।
ये हमारे पास क्या ये पॉइंट याद है, इट कुड बी फ्रॉम कार्बन 1 टू कार्बन 19 तक हो सकता है। क्या हो सकता है? कार्बन 1 टू कार्बन 19 तक हो सकता है। इट कुड बी मिथाइल ग्रुप, इट कुड बी इथाइल ग्रुप एंड इट कुड बी हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स हो सकते हैं, जिसमें हम बता सकते इट कुड बी हायर, इट कुड बी 1 to 19 कार्बन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल palmitic acid has 16 कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप। अब देखिए हमारे पास ये जो फैटी एसिड्स है इसके अंदर आ जाता है हमारा एक एग्जांपल, दैट इज पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक, ये जो पाल्मिटिक एसिड होता है, इस पाल्मिटिक एसिड के अंदर क्या होता है सर? इस पाल्मिटिक एसिड देखा गया सर, ये जो पाल्मिटिक एसिड है इसके अंदर 16 कार्बन एटम्स होते हैं इंक्लूडिंग COOH, मतलब जो R ग्रुप इसके साथ जुड़ा होगा, ठीक है ना, और जो हमारा COOH ग्रुप जुड़ा होगा, इस R ग्रुप के 15 कार्बन एटम प्लस इसका एक कार्बन एटम बनाते 16 कार्बन एटम। तो इट कंसिस्ट ऑफ 16 कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग द COOH ग्रुप। COOH ग्रुप को इंक्लूड करते हुए भी, ठीक है। आर्किनोडिक एसिड हैज 20 एटम्स इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल ग्रुप। इस आर्किनो एक हो गया, और सेकंड इसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज एराकिडोनिक एसिड। और आर्किडोनिक पढ़ते होती है, तो क्या एक्चुअल स्पेलिंग एराकिडोनिक, एराकिडोनिक एसिड। इस एराकिडोनिक एसिड में मैंने क्या बताया सर, इस एराकिडोनिक एसिड के अंदर 20 कार्बन एटम चाहिए, याद रखना है यार, कार्बन एटम चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंक्लूडिंग COH। आपको वहाँ पे क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, आर्किडोनिक कंसिस्ट ऑफ 19 कार्बन एटम्स, एटम्स के अंदर प्रेजेंट है एक्सक्लूडिंग द COH। आप बताएंगे हाँ सर नहीं 22 थे, तो आपको याद पड़े सर ने बताया था इंक्लूडिंग, क्या बताया था, इंक्लूडिंग COH ग्रुप को इंक्लूड लेके मैंने बताया था, ठीक है। तो पाल्मेटिक एसिड हो गया, और जो हमारे पास ये आर्किडोनिक एसिड होगी, ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे पास फैटी एसिड्स आ जाते हैं, ठीक है। फैटी एसिड्स कुड बी सैचुरेटेड विथआउट डबल बॉन्ड, दे कुड बी अनसैचुरेटेड विथ वन और मोर सी कार्बन के बीच में बॉन्ड हो सकता है। हमने क्या बताया, ये फैटी एसिड सैचुरेटेड क्यों हो सकते हैं, जिनके अंदर बस सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, या तो क्या हो सकते हैं अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड आपको पता है क्या होता है, डबल बॉन्ड, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है एक आर ग्रुप के अंदर, ठीक है। वन और मैनी डबल, यहाँ पर बता सकते हैं कंटेन कर सकता है क्या, वन और मैनी डबल। ये किसके अंदर वन और मैनी डबल, ये है किसके अंदर, अनसैचुरेटेड के अंदर, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड के अंदर, ठीक है। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लाइसरॉल। और एक सिंपल लिपिड बोला है जिसको बोला ग्लाइसरॉल बोला है, उसको क्या बता रहे हैं सर, विच इज ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। वो क्या है, ट्राईहाइड्रोक्सी स्ट्रक्चर सभी आगे समझ आएगा, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन मतलब क्या होता है। जो ग्लाइसरॉल ये जो हमारे पास ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन का स्ट्रक्चर है। मैनी लिपिड्स है बोथ, मैनी लिपिड्स है बोथ ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड। हियर द फैटी एसिड्स आर फाउंड स्टेरिफाइड विद ग्लाइसरॉल। उसको भी थोड़ी देर के बाद देखेंगे, पहले इधर पे ये चीज देख लेते हैं कि ग्लाइसरॉल क्या बताया जाए। फर्स्ट हमने देख लिया जो हमारे पास लिपिड्स है, ये क्या हो सकता है, एज अ फैटी एसिड भी हो सकते हैं, वो हमने देख लिया, जिसके अंदर आ जाता है पाल्मेटिक एसिड, और आ जाता है आर एराकिडोनिक, पाल्मेटिक एसिड आ जाता है, और साथ में एराकिडोनिक एसिड आ जाता है किसके अंदर, हमारे फैटी एसिड के अंदर। और सेकंड होता है लिपिड हो सकता है, या फिर ग्लाइसरॉल। ये जो ग्लाइसरॉल होता है ये क्या होता है, ट्राईहाइड्रोक्सी, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। ये क्या हो सकता है, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। अब ये ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो कैसा बनेगा, ट्राईहाइड्रो, ट्राई तीन कार्बन होंगे सर, नहीं, प्रोप का मतलब होता है तीन, तो तीन कार्बन होंगे, और ट्राई हाइड्रोक्सी, तीन हाइड्रोक्सी तो ओ एच, ओ एच, ओ एच। प्रोपेन बोला है तो एन हर की जगह सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर भी एच होगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, ये हमारे पास ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन हो गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन।
इसको बोलूँगा मैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रो, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बोला जाता है इसी को। ये जो होता है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ये मैंने जो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बनाया, इसी ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन को क्या बोलते हैं, इसी ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन को हम ग्लाइसरॉल बोलते हैं। दे here that are found another simple lipid is glycerol, which is trihydrogen. Many lipids have both glycerol and fatty tissue. Here the fatty acids are found esterified with glycerol. और थर्ड क्या देखने को मिलता है, पहले देखा फैटी एसिड के फॉर्म में हो सकते हैं लिपिड्स या तो ग्लाइसरॉल, थर्ड बताया जाता है फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल। इधर पे क्या होता है, एस्टरिफिकेशन ऑफ ग्लाइसरॉल विथ फैटी एसिड। ये पॉइंट में लिख लेता हूँ, एस्टरिफिकेशन अभी बताऊंगा, और फैटी एसिड विथ ग्लाइसरॉल। जो फैटी एसिड और एस्टरिफिकेशन किसका, ग्लाइसरॉल किसका, फैटी एसिड, जो प्रोड्यूस क्या करता है, लिपिड, उस लिपिड को क्या बोलते हैं, उस लिपिड को ग्लाइसराइड्स बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, ग्लाइसराइड, क्या लिखा है शायद फाउंड दे कैन बी मोनोग्लाइसराइड, डाइग्लाइसराइड, हाँ ट्राइग्लाइसराइड, क्या बोलते हैं, these lipids are known glyceride, ग्लाइसराइड्स बोला जा सकता है। और ये ग्लाइसराइड्स क्या हो सकते हैं, मोनोग्लाइसराइड, या तो हो सकते हैं ट्राइग्लाइसराइड, एक्स्ट्रा हो सकते हैं और कुछ भी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये बना है ग्लाइसरॉल, ये बना है फैटी एसिड, ये बना है ट्राइग्लाइसरॉल, ये क्या है, फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल। इसका स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तब जाके हमें समझ आएगी, ऐसे तो नहीं कंफ्यूज हो रहा है। देखो 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 इसको कैसे समझ में, उससे पहले हम देखते पहले मोनोसेक्राइड कैसे बनाए, तब जाके तो वो देखेंगे ना। लेकिन मोनोसेक्राइड ये बनाए थे स्टेरिफाई। अब तो कहाँ पर देखें, ये वाला जगह में, ठीक है ना। तो हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे एक्चुअली ये जो फैटी एसिड, थर्ड क्या था, फैटी एसिड्स एंड ट्राई, सॉरी फैटी एसिड्स एंड प्लस ग्लाइसरॉल, मिलके क्या बना। आप देखिए ये मैं पहले ग्लाइसरॉल बना दूँ, एच सी ओ एच एच COH ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, जी सर। ओके, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, फैटी एसिड ला, फैटी एसिड क्या था, C डबल बॉन्ड OH, नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, R था, सही है सर। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है उसके साथ जुड़ा हुआ कोई हमारा R, तब होता क्या है, यहाँ पर स्टेरिफिकेशन होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रिलीज हो जाता है H2O, क्या हो जाता है, रिलीज होता है, और यहाँ पर बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बनाया जाता है, बॉन्ड बनाया जाता है, और यहाँ पर जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरह बनता है, सही से देखना कंपाउंड कैसा बनेगा, CCOH, H2 लिख देता हूँ OH, अभी H2 है यहाँ से, और कार्बन है, और यहाँ पर भी क्या हुआ, H2O, यहाँ पर क्या बना, मैंने कभी देखा सर OH, H यहाँ से निकला, यहाँ से वाटर निकलेगा, ठीक है, मैं इस तरह बनाऊंगा मैं, ठीक है, गलत हो गई, इसको OH H2O निकलेगा, यहाँ पर क्या वाटर क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर क्या बॉन्ड बनता है बिटवीन ऑक्सीजन एंड द कार्बन, तो इसको बोलूँगा मैं मोनोग्लाइसराइड, क्या बोलूँगा, सॉरी इसको बोलूँगा मोनोग्लाइसराइड, मोनोग्लाइसराइड इसको क्या बोलूँगा सर, इसको मैं बोलूँगा मोनोग्लाइसराइड, देखिए जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको क्या बोलूँगा, मोनोग्लाइसराइड बोलूँगा।
इस चीज़ को क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा मोनोग्लाइसराइड। अच्छा, इसको क्या बोलूँगा, मोनोग्लाइसराइड। इसको बोलूँगा मोनोग्लाइसराइड। क्यों? यहाँ पर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप और एक फैटी एसिड मिला। इसी तरह अगर दो मिलेंगे तो डाइग्लाइसराइड, तीन मिलेंगे तो ट्राइग्लाइसराइड। तो इसी को हम यहाँ पर समझते हैं। ये बनाने दूंगा, अच्छे से समझना। यहाँ पर था CH2OH, CH2OH, ये कुछ इस तरह का कंपाउंड, ठीक है। CH2OH, CH2OH। अभी कंफ्यूज हो जाओ कि यार ये ऐसी है ना, CH2OH, CH2OH, H2OH, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, या मैंने यहाँ पर रखा है ऑक्सीजन ताकि दिखाने के लिए, यहाँ पर चलो इस साइड बना दें ताकि इजीली डायग्राम बने। ठीक है, OH, OH इसने कहाँ से रखा है, इसने यहाँ से OH रखा और यहाँ से रखा है H। आप देखिए यहाँ पर बन गया एक बॉन्ड और एक ये मिल गया, और यहाँ पर दूसरे के साथ मिला और यहाँ पर तीसरे के साथ, इसको बोल गया ट्राइग्लाइसराइड। यहाँ पर तीन फैटी एसिड R1, R2, R3, यहाँ पर तीन बन गए, R1, R2, R3 फैटी एसिड्स। तो कुछ नहीं था ज़्यादा, इतना ही था, ठीक है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज फैट्स एंड ऑयल बेस्ड ऑन, आप देख सकते यहाँ से हमारा नीट का क्वेश्चन बनता है। यहाँ से भी तो बनता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ, यहाँ पे ज़्दा ही नहीं है। These are also called as fats and oils on the base of melting points, ठीक है, on the base of melting point। जो हमारे ट्राइग्लाइसराइड्स, ये जो डाइग्लाइस एंड ट्राइग्लाइसराइड, these are also called as fats and oils on the basis of, on base of melting point। जो हमारे पास ट्राइग्लाइसराइड्स होते हैं, ये जो ट्राइग्लाइसराइड है इनकम क्या बोलते हैं, फैट्स एंड ऑयल, इसके बेसिस पे, ऑन बेस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट पे बेसिस पे। तो मैं बता रहा हूँ ट्राइग्लाइसराइड जो है, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। जो मेरे पास ट्राइग्लाइसराइड्स हैं ये दो टाइप्स की, एक होगी हमारे पास फैट्स और सेकंड हो गया मेरे पास ऑयल्स। ये जो मेरे पास फैट्स हैं, ये जो मैं फैट्स बता रहा हूँ या फिर इसको मैं ऑयल्स बता रहा हूँ, दूसरा ये क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं एज रूम टेम्परेचर, एग्जिस्टेंस एज सॉलिड। इसमें रूम टेम्परेचर में सॉलिड होता है और ये क्या होता है, लिक्विड होते हैं। कहाँ पर, रूम टेम्परेचर के अंदर क्या देखने को मिलता है, सर ये लिक्विड ही होते हैं। यस सर, ये लिक्विड होते हैं। कहाँ पर, हमारे ये जो रूम टेम्परेचर होता है, सिंपली जो नॉर्मल टेम्परेचर 27 डिग्री हो, जो भी आपका रूम टेम्परेचर हो, इसको उसको उधर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलता है। इधर पे क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हायर, और यहाँ पर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट लोअर। ऑन द बेस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, हमने पता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ट्राइक, उसको हम बोलते हैं फैट्स, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है उसको बोलते हैं ऑयल्स। तो अब जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा उसको बोलेंगे हायर, उसको बोलेंगे फैट्स, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा उसको मैं बोलूँगा ऑयल्स। जिसका ज़्यादा उसको फैट्स, उसको कम उसको ऑयल। इसके अंदर एग्जाम्पल हमारे पास बटर, बटर सॉलिड आपको दिखता है सर, यस, घी हो गया। इसके अंदर एग्जाम्पल है, मैं देखूँ दैट इज गिन गिन ग्ली गिन ग्ली ऑयल। ये एक टाइप का ऑयल होता है, उसको बोलते हैं गिन ऑयल, ठीक है। तो हमने देखा ट्राइग्लाइसराइड दो होते डिवाइड, या फिर हम बता सकते हैं जो ट्राइग्लाइसराइड और द बेस ऑफ मेल्टिंग, यहाँ देख लिखा है ना, हो गया, मैं तो अपना ही बोल रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है on the base, these are also called fats and oils on the base of melting boiling point। Oils have lower melting point while renewable and hence remain as oils in winter। Can you identify fat from the market? Some lipids have phosphorus and have phosphorylated organic compounds in them। So, these are phospholipids। अब यहाँ पर मैं एक लिपिड का क्या हो गया, आदेश हो गया, निकल गया और एक लिपिड, पागल हो गया, क्या करें सर यहाँ पर तो उसके बारे में लिखा ही नहीं है। तो पहले का एक का बोला तो दूसरा खुद समझना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। मैं दे सकता हूँ स्ट्रोक 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 स्ट्रोक। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, सम लिपिड्स
हैव फॉस्फोरस एंड फॉस्फोराइलेट ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ लिपिड्स के पास फॉस्फोरस होता है और फॉस्फोराइलेटेड होता है। क्या होता है? कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट है, वो वाले ऑर्गेनिक प्रेजेंट। दीज आर फॉस्फो, उनको क्या बोला जाता है? फॉस्फोलिपिड्स बोला जाता है। चलिए अब इस फॉस्फोलिपिड्स के बारे में भी देख लेते हैं करके। क्या है फॉस्फोलिपिड्स? तो मैं किस पॉइंट स्टार्ट करूँगा? मैं बताऊंगा कुछ लिपिड्स कंटेन करते एडिशनल थिंग्स। कुछ लिपिड जो होते हैं उनके प्रेजेंट होता है एडिशनल थिंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया हमारे पास फॉस्फोलिपिड कंटेन, जैसे हमारे पास एग्जांपल हो गया फॉस्फोलिपिड। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है फॉस्फोरस। क्या होता है? फॉस्फोरस। अभी देखिए उसका एग्जांपल। अब इस एग्जांपल क्या है इस फॉस्फोलिपिड का? जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड जो मैं बता रहा हूँ तब से, फॉस्फोलिपिड ऐसा लिपिड होता है जिसके पास फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। अब इसका एग्जांपल हमारे पास क्या आता है? ये बेस्ट एग्जांपल है, आता है एग्जाम के, दैट इज लेसिथिन। लेसिथिन इसका एग्जांपल है। और इसका स्ट्रक्चर बोला भी जाता है। आपको बताओ इनमें से इसका करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है? ये हम इसको रख दिया यहाँ, ताकि एज अ पॉइंट हम यहाँ पर रहें कि सर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, सही है। ये तो ये ज़बरदस्त तरीके से हमने ये वाला पढ़ लिया एसिड टाइप और या फॉस्फेट पे। ये कुछ चीज़ होती है जो इसमें कंडेंस फॉर्म में होता है, ये हमें खुला के लिखने पड़ते हैं। अभी हमने इधर तक पढ़ा है, तो इधर तक आज करना है हमें कवर। कल हम पढ़ेंगे यहाँ प्रोटीन वगैरह देखेंगे, कल कभी इस लेक्चर के अंदर कर रहे हैं। देखिए कहाँ पर ओके, दे आर फाउंड इन these are found in cell memory। किसमें प्रेजेंट है? सेल मेमोरी। सो लेसिथिन 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 is one example. Some tissue, especially the neural tissue, have lipids with more complex structure। कुछ के पास more complex structure देखने को मिलता है। Living organs have a number of carbon atoms in which heterocyclic ring can be found. Some of these are nitrogen based adding। इसको छोड़ देते हैं, पहले पहले देख काम ही करते हैं। ये जो मेरे पास ये जो लेसिथिन है इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले अगर हम इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर देखें